हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय। आज के इस वीडियो में हम CTET पेपर 1 के मैथमेटिक्स के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो दिसंबर 2021 में पब्लिश किए गए थे उनको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस यानी एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो ये पूरा मॉडल पेपर उन्होंने पब्लिश नहीं किया था, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस पब्लिश किए गए थे ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया दे सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आने वाले एग्जाम में। पेपर 1 मैथ्स में 9 क्वेश्चंस वर पब्लिश्ड, तो इस वीडियो में मैं सारे 9 क्वेश्चंस को कवर करूंगा हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो एक और वर्जन है इस वीडियो का जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द कोशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द डिविडेंड? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा पैटर्न बना लेते हैं जो कि एक टिपिकल डिवीजन सम का पैटर्न है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है वो इसमें फिलअप करते जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ द रिमाइंडर इज़ 5, यानी कि रिमाइंडर है 5, एंड इन द डिवीजन सम द डिवाइजर इज़ 5 टाइम्स द कोशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, यानी कि जो डिवाइजर है वो 5 × 2 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 10, एंड द डिवाइजर इज़ 5 टाइम्स द कोशेंट, यानी अगर डिवाइजर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कोशेंट, तो कोशेंट हो गया 2। अब क्योंकि 10 × 2 जो है वो 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा एक नंबर आएगा जिस नंबर से जब हम 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, तो यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 25, तो इसका आंसर हुआ 25। ए बीकर इज 3/7 फिल्ड विथ वाटर एंड अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर? यानी कि हमारे पास ऐसा एक बीकर है जिसमें 3/7 ऑलरेडी फिल्ड विथ वाटर है, तो इस बीकर को अगर हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो 3/7 इज ऑलरेडी फिल्ड विथ वाटर, यानी कि 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है। अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम, यानी कि बाकी बीकर फुल करने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए 16 लीटर्स। एंड कैपेसिटी ऑफ द बीकर क्या है? अब ये 16 लीटर्स जो है वो इन 4 पार्ट्स में फिल हो जाता है, यानी कि एक एक पार्ट का जो कैपेसिटी है वो 16 डिवाइडेड बाई 4 है, यानी कि 4 लीटर्स। और यहाँ पे इस बीकर में एक्चुअली 7 पार्ट्स है, तो इस बीकर का टोटल बीकर का जो कैपेसिटी है तो 4 × 7 हो गया, यानी कि 28, तो इसका आंसर है 28 लीटर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 7.1 × 3.85 डिवाइडेड बाई 9.09? अब अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड आप याद रख सकते हैं, वो ये है कि ऐसा एक लाइन लिख लीजिए और यहाँ पे 0.49 हो गया और यहाँ पे 0.50 हो गया, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर है उस पे फोकस कीजिएगा। अगर वो नंबर 0.49 या फिर उससे कम है तो प्रीवियस होल नंबर पे उस नंबर को राउंड अप कर लीजिए, और अगर पॉइंट के बाद 0.50 या फिर उससे ज़्यादा वाला नंबर है तो नेक्स्ट होल नंबर पे उस नंबर को राउंड अप कर लीजिए। अब 7.1 जो है 0.49 से कम है तो प्रीवियस होल नंबर हो गया, तो ये हो गया 7, और 3.85 जो है वो 0.50 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट होल नंबर तो हो गया 4, और 9.09 जो है 0.09 वो 0.49 से कम है तो प्रीवियस होल नंबर, तो ये हो गया 9, तो 7 × 4 डिवाइडेड बाय 9, तो 7 × 4 डिवाइडेड बाय 9 इज द करेक्ट आंसर। A child subtracted 2 numbers as shown below. Which of the following statements gives an idea about the child's learning of subtraction? अब इस बच्चे ने सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, लेकिन ये इसने गलती किया है, तो ये देखते हैं इसने क्या सब्ट्रैक्शन किया हुआ है। इस तरफ उसने ठीक किया है, 8 - 2 इज 6, दिस इज करेक्ट, और यहाँ पे उसने उल्टा किया है, 7 - 3 इज 4। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन है द चाइल्ड हैज़ मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं तो ये बच्चे ने एक्चुअली इस तरफ करेक्ट किया हुआ है 8 - 2, और इस तरफ भी उसने करेक्ट किया है लेकिन उल्टा किया है, 7 - 3 किया हुआ है। तो इस बच्चे को सब्ट्रैक्शन तो आता है, लेकिन जब डबल डिजिट नंबर के सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो वहाँ पे उसको एक मिसकॉन्सेप्शन है अबाउट द प्लेस वैल्यू, तो ये हुआ करेक्ट आंसर। अब दूसरे ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी बोलता है द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे 8 - 2 तो किया हुआ है और 7 - 3 भी उसने करेक्ट ही किया है, तो चाइल्ड नोज हाउ टू सब्ट्रैक्ट बट
2 डिजिट नंबर को उसे सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब ऑप्शन सी है, द चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ये भी गलत है। अगर बच्चे को 2 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन आता तो ये वहाँ पे उसने ठीक करना था, लेकिन यहाँ पे तो उसने गलती किया है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को सब्ट्रैक्शन आता है लेकिन 2 डिजिट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब ऑप्शन डी है, द चाइल्ड इज मेकिंग ए मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर बच्चा मिस्टेक कर रहा है, अगर आप उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाओगे तो वो बच्चा वही मिस्टेक बार बार रिपीट करता रहेगा। तो बाय रिपीटिंग इट आप उसकी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। अब आपको वहीं पर उसको रोकना है ताकि उसके जो बेसिक मिसकॉन्सेप्शंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उसे ठीक करना है, और उसको ये समझाना है कि उसे 2 डिजिट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसा करना है। तो रिपीटेड प्रैक्टिस जो है वो गलत ऑप्शन है, तो ये भी नहीं है। गिवन बिलो आर 4 फिगर्स विथ लाइन AB passing through them. In which figure or figures AB is the axis of reflection symmetry? अब एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री वो होता है, अगर आप एक लाइन लिखते हो एक फिगर के बीच में से, जो 2 पीस है वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होने चाहिए, यानी कि वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए लेकिन उल्टा होंगे, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। जैसे कि अगर आप एक आईने के सामने या मिरर के सामने खड़े होते हो तो कैसा होता है, जो मिरर में दिखता है वो एग्जैक्टली सेम होता है लेकिन उल्टा होता है, लेफ्ट राइट बन गया होता है, राइट जो है वो लेफ्ट बन गया रहता है। तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। 1 में अगर आप इस फिगर को यहाँ पे AB पे फोल्ड करते हो तो दोनों पीसेस क्या कोइंसाइड करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि ये कॉर्नर जो है यहाँ पे आएगा, ये कॉर्नर जो है यहाँ पे आएगा, तो दोनों साइड्स जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करते अगर वो AB पे फोल्ड किया जाए। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। फिगर 2 में अगर आप इस फिगर को यहाँ पे AB पे फोल्ड करते हो तो दोनों जो साइड्स है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है AB इज एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और पिक्चर 3 में भी अगर इस फिगर को यहाँ पे AB पे फोल्ड करते हैं तो ये साइड और ये साइड, दोनों साइड जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड होंगे, एक दूसरे से मैच करेंगे। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। और पिक्चर 4 में अगर आप इसे यहाँ पे फोल्ड करते हो तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो दोनों साइड जो है वो कोइंसाइड नहीं होंगे, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। तो सिर्फ 2 और 3 में एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है AB। तो आंसर इज A, दैट इज फिगर्स 2 और 3। Ramesh is traveling by train from Mysuru to Shimoga. He leaves Mysuru at 1740 in the 24-hour clock and reaches Shimoga at 0020. What is the duration of his travel? अब रमेश जो है वो ट्रैवल कर रहा था और उसने शुरू किया मैसूरू से एट 1740। तो अगर वो रात के 12 बजे तक यानी 0000 तक ट्रैवल करता रहा तो कितना हुआ? ये हो गया 6 hours 20 minutes। अब 12 बजे के बाद 0001 से उसने फर्दर ट्रैवल किया 0020 तक, जब वो शिमोगा पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ जो टाइम है वो है 20 मिनट्स। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 6 hours 40 minutes। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। हाउ मेनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री डज द फॉलोइंग इमेज हैव? अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री वो होता है जहाँ पे अगर उस इमेज को फोल्ड करते हैं तो दोनों जो पार्ट है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, इक्वल होते हैं लेकिन उल्टा होते हैं, लेफ्ट राइट बन गया रहता है, राइट लेफ्ट बन गया रहता है। जैसे कि अगर आप एक मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर में जो दिखता है वो एग्जैक्टली सेम होता है लेकिन वो सब कुछ उल्टा बना देता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना देता है। तो अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, अगर हम ऐसे एक लाइन लिखते हैं इस इमेज के बीच में से, तो दोनों पीसेस जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे लेकिन मिरर इमेजेस होंगे। तो ऐसे कितने लाइंस लिख सकते हैं इस इमेज में वो हमें देखना है। अब एक लाइन तो ये हो गया, फिर ऐसा ही एक लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं और एक और लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल्स के बीच में अगर हम ऐसा एक लाइन खींचेंगे तो ये भी है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि यहाँ पे भी एक लाइन खींच सकते हैं और यहाँ पे भी एक लाइन खींच सकते हैं। अब कितने लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इस इमेज में
6 एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। In an assessment conducted by class 4 teacher, Ms. Parul, a majority of her students identified 1 by 7 as being greater than 1 by 3. Which of the following exercises should Ms. Parul conduct to address this misconception? यहाँ पे क्लास 4 की बच्चों की बात हो रही है, तो बहुत ही यंग बच्चे हैं और उनसे जब कहा गया कि 1 by 7 और 1 by 3 को कंपेयर करो, तो वो ये समझ रहे हैं कि 1 by 7 जो है वो 1 by 3 से बड़ा है। वो शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनको 7 दिख रहा है और यहाँ पे उसको 3 दिख रहा है और उनको ये समझ में आ रहा है कि 7 जो है वो 3 से बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस उनको अभी ठीक से समझ में नहीं आया, तो वो ये सोच रहे हैं कि 1 by 7 जो है वो 1 by 3 से बड़ा है। अब इस मिसकॉन्सेप्शन या फिर कन्फ्यूजन को एड्रेस करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करवाना चाहिए मिस पारुल को? अब एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है कि आस्क ए स्टूडेंट टू पिक 1 ब्लॉक फ्रॉम 7 गिवन ब्लॉक्स एंड अनदर स्टूडेंट टू पिक 1 ब्लॉक फ्रॉम 3 गिवन ब्लॉक्स। Ask the other students to comment on which is a bigger fraction. अब ये एक्सरसाइज अगर हम कराएंगे तो पहले वाले स्टूडेंट में जब एक ब्लॉक पिकअप किया फ्रॉम 7 गिवन ब्लॉक्स, तो उसके हाथ में कितने ब्लॉक आएंगे? 1 ब्लॉक। अब दूसरा जो स्टूडेंट है अगर वो पिकअप करता है 1 ब्लॉक फ्रॉम 3 गिवन ब्लॉक्स, तो उसके हाथ में कितने ब्लॉक्स आएंगे? 1 ब्लॉक। तो इस एक्सरसाइज से हम ये कैसे समझा सकते हैं कि 1 by 7 इज स्मॉलर देन 1 by 3? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन समझाने के लिए ये एक्सरसाइज ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। अब ऑप्शन बी है ड्रॉ 2 इक्वल सर्कल्स ईच विथ 4 इक्वल पार्ट्स, शेड 2 पार्ट्स इन वन एंड 3 पार्ट्स इन द अदर। आस्क द स्टूडेंट्स विच इज बिगर फ्रैक्शन टू टेस्ट वेदर दे कैन कंपेयर फ्रैक्शंस विथ इक्वल नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स। अब अगर ये एक्सरसाइज करते हैं और बच्चे जो है ऐसे 2 इक्वल सर्कल्स लिखते हैं और दोनों सर्कल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो पहला सर्कल में जो है 2 पार्ट्स शेड करना है, तो 2 पार्ट्स शेड हो गए, और दूसरे सर्कल में 3 पार्ट्स शेड करना है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स शेड हो गए। अब इस सर्कल को अगर हम अनशेडेड पार्ट्स को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो गया 2 by 4 और दूसरा सर्कल में इट इज़ 1 by 4। अब ये जो है वो यूनिटरी फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है लेकिन न्यूमरेटर जो है वो चेंज हो रहा है, और यहाँ पे हमें कंपेयर करना है यूनिटरी फ्रैक्शंस जहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो सेम है, दोनों में 1 ही है, और डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है 1 by 7 और 1 by 3 में। तो इस एक्सरसाइज से हमें इन यूनिटरी फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में कोई मदद नहीं मिलने वाला, तो ये एक्सरसाइज भी गलत है। ऑप्शन सी है एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स दैट व्हाइल कंपेयरिंग यूनिट फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद द बिगर नंबर इन द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर। ये स्टेटमेंट जो है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्लास 4 के बच्चों की बात हो रही है, तो उन्हें अभी अभी नंबर समझ में आया और उनको अभी फ्रैक्शंस के बारे में उतना आइडिया भी नहीं है। तो अगर हम उन्हें ये बताने लगेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है और यूनिट फ्रैक्शंस क्या है, तो इससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है वो यूज़फुल नहीं है, तो इसे भी डिस्कार्ड कर देंगे। अब ऑप्शन 4 है ड्रॉ 2 इक्वल सर्कल्स। Ask students to divide one circle into 5 equal parts and the other into 8 equal parts. Ask them which part of the circle is bigger. अब ये एक्सरसाइज अगर हम एक्चुअली करवाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। 2 इक्वल सर्कल्स है, पहला वाला जो सर्कल है उससे हमने डिवाइड करना है 8 पार्ट्स में, और दूसरा सर्कल हमें डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में। और इससे इजीली हमें दिख रहा है और बच्चों को भी इजीली समझ में आ जाएगा, अगर 2 इक्वल सर्कल है, पहले वाला सर्कल को हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और दूसरे सर्कल को हम कम नंबर ऑफ़ पार्ट्स को में डिवाइड करते हैं, तो ये जो पार्ट है वो दूसरे सर्कल से, दूसरे पार्ट से छोटा है, यानी कि 1 by 8 जो है वो 1 by 5 से छोटा होगा। इसका मतलब है 1 by 7 जो है वो 1 by 3 से छोटा होगा। यानी ऐसा अगर हम एक एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हम बच्चों को समझा सकते हैं कि 1 by 7 1 by 3 से छोटा क्यों है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यू हैव गिवन 3 different tasks to 3 groups in your classroom. Group 1 to compare the given figures and find out which one occupies more area. Group 2 to calculate the perimeter of the given figures using a ruler. And group 3 find out how many steps you can take
along the sides of the classroom wall by walking heel to toe. On what basis have these groups most likely been created? अब जो आपने टास्क दिए हैं इन तीनों ग्रुप्स को, उन टास्क को पहले देखते हैं। ग्रुप 1 को जो टास्क दिया गया है वो ये है कि कंपेयर द गिवन फिगर्स एंड फाइंड आउट विच वन ऑक्यूपाइज मोर एरिया। यानी अगर उन्हें एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर दिया गया है तो उन्हें कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि उनको एरिया के बारे में आइडिया रहना चाहिए और एरिया मेजर कैसे करते हैं इन फिगर्स का वो भी एक आइडिया रहना चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का टास्क हो गया। अब ग्रुप 2 से आपने क्या काम करवाना है, उनको बोला गया है कि कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप्स यूजिंग ए रूलर। यानी इन शेप्स के जो पेरीमीटर है वो उन्हें मेजर करना है एक रूलर लेके। यानी कि उनको एक आइडिया रहना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और उसे रूलर लेके कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सिंपलर टास्क है। और ग्रुप 3 से आपने बोला है कि फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेप्स यू कैन टेक अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द क्लासरूम। यानी क्लासरूम के वॉल्स के बाजू में उनको चलने को बोला हुआ है और उन्हें ये मेजर करना है कि कितने स्टेप्स में वो पूरा क्लासरूम कवर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सिंपलर टास्क है। तो ऑन व्हाट बेसिस हैव दिस ग्रुप्स मोस्ट लाइकली बीन क्रिएटेड। यानी आपने बच्चों को इन तीनों ग्रुप्स में किस बेसिस पे डिवाइड करा है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स। ये गलत ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे लर्निंग स्टाइल्स की तो कोई बात नहीं हो रही है। आपने सिर्फ 3 ग्रुप बनाए हैं और तीनों ग्रुप को डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के टास्क दिए हैं। तो ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी है कि बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल्स। ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि अगर बच्चे थोड़े एडवांस लेवल में है और उनको एरिया के बारे में आइडिया है तो उनको आपने डाला है ग्रुप 1 में, और बच्चे थोड़े मीडियम एडवांस लेवल पे है जहाँ पे उनको पेरीमीटर के बारे में आइडिया है और रूलर लेके पेरीमीटर कैसे मेजर करते हैं ये उनको आता है तो उनको डाला गया है ग्रुप 2 में। और ग्रुप 3 में जो है वो अभी अगर बच्चे अभी सीख रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में और बेसिक्स अभी उनको ठीक से समझ में नहीं आया है तो उनको डाला है ग्रुप 3 में और उनको सिंपल टास्क दे रहे हो आप, जैसे कि मेजर या एंटायर क्लासरूम विथ वॉकिंग हील टू टो। तो ये जो डिवीजन है स्टूडेंट्स ये तीनों ग्रुप में वो बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल्स ही है। अब बाकी जो 2 ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथ्स। यहाँ पे इंटरेस्ट इन मैथ्स की तो कोई बात नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रुप 3 में बच्चे हैं उनको भी बहुत इंटरेस्ट होगा मैथ्स में, लेकिन अभी उनका जो लेवल है वो कम है। तो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट लेवल ये डिवीजन नहीं किया गया है। और बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटी, यहाँ पे तो कॉग्निटिव एबिलिटी की कोई बात हो ही नहीं रही है। मेजरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और कॉग्निटिव एबिलिटी के कोई एग्जाम्पल्स या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो ये थे 9 क्वेश्चंस फ्रॉम CTET पेपर 1 मैथ्स एग्जाम्पलर क्वेश्चंस फ्रॉम दिसंबर 2021। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कमेंट्स है या फिर फीडबैक है तो नीचे मैसेजेस में ज़रूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा टू हेल्प अस आउट। तो थैंक यू, स्टे सेफ और मैं फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।